हेलो मेरे अकाउंट्स के यंगस्टर्स, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, कम बैक टू योर रिटायरमेंट चैप्टर। आपको याद होगा रिटायरमेंट चैप्टर में जब पार्टनर रिटायर करता है तो रिटायरिंग पार्टनर को सब कुछ उसका हिसाब किताब हम लोग रखते हैं। उसको जो जो मिलना होता है, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल का शेयर, आपको जनरल रिजर्व या फिक्टिशियस एसेट देना होता है, उसको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आपको लेना होता है, रिवैल्यूएशन लॉस उसको देना होता है। तो जो भी उसका हिसाब किताब होता है, सेम आपका चैप्टर डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ भी वो होगा। तो चाहे वो पार्टनर रिटायर करे, टेम्परली जाए, ठीक है, या आपको अगर वो पार्टनर आपको डेथ करे तो सेम आपके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है। बस जो आपको न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था लास्ट क्लास में, उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो बस इस चैप्टर में अलग है, वो आपको अलग से मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ऑर्डर वाइज जाऊंगी। ऑर्डर वाइज जाने से क्या होगा बच्चों, आपका एक भी आइटम मिस नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जैसे हम बनाते थे रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, आपको पता है क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट है, क्रेडिट साइड उसको मिलता है और डेबिट साइड उसके अकाउंट से पैसा जाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडिंग ओपनिंग बैलेंस जो है। ठीक है, अब बच्चों दिल थाम के बैठिए और ध्यान से देखिए। मैंने आपको सिखाया है जब क्वेश्चन सॉल्व करते तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, आपके रेशियो। तो रेशियो का तो कैपिटल अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड आपकी आती है नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल और गुडविल राइट ऑफ। ठीक है, तो बच्चों देखिए मैं आपको नंबरिंग भी कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको आती है नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। तो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल में आपको जो डिसीज पार्टनर है उसका शेयर है। ठीक है, वो कौन देता है आपको, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये उसको मिल गया बाय गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। समझ में आया, बस रटना मना है। मेरे क्लास में जो बच्चा रटेगा वो 2 दिन खुश रहेगा, बट थर्ड डे वो सब भूल जाएगा। और जो मेरी क्लास में मेरे साथ समझेगा वो परमानेंटली खुश होगा। अब आपकी मर्जी, आपको 2 दिन के लिए खुश होना है कि परमानेंटली खुश होकर अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना है। ओके, चलिए तो कम बैक टू स्टडीज। तो सबसे पहले आपकी आइटम क्या थी, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। तो डिसीज पार्टनर को नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल कौन देता है, गेनिंग पार्टनर, सेम एज आपकी रिटायरमेंट। तो बाय गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको डिसीज पार्टनर्स को गुडविल मिल गया। तो फर्स्ट आइटम ये, ठीक है। और उसी तरह का कुछ को गुडविल राइट ऑफ करना हो तो आपको पार्टनर को देना पड़ता है, तो गुडविल राइट ऑफ ये आपका डेबिट साइड हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आइटम आपकी गुडविल की क्लियर है, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, और यहाँ पे गुडविल राइट ऑफ। थर्ड हम लोग आते हैं रिजर्व्स पे। तो रिजर्व्स होता है तो पार्टनर को मिलता है, तो क्रेडिट साइड बाय रिजर्व। ओके, और फिक्टिशियस एसेट होता है तो पार्टनर को देना होता है, तो ये टू फिक्टिशियस एसेट। ओके, फिर थर्ड हम आते हैं आपके रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस। तो रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट है तो उसको क्रेडिट साइड मिल जाएगा, और लॉस है तो उसको डेबिट साइड से देना पड़ेगा। ठीक है, अब लास्ट क्लास जो हमने डेथ ऑफ चैप्टर में फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था वो क्या था आपका, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो मैंने उसमें आपको 2 सिचुएशन समझाया था कि अगर चेंज इन रेशियो है और चेंज इन रेशियो नहीं है। तो अगर चेंज इन रेशियो होता है तो कौन देता है उसको, डिसीज पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे देख लीजिए शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर आपके चेंज इन रेशियो है तो बाय गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ मैं आपको लिख देती हूँ नंबर 4। ठीक है, और लॉस होगा तो ऑब्वियसली आपको डेबिट साइड हो जाएगा। और फिर सेकंड सिचुएशन भी बता देती हूँ कि अगर देयर इज नो चेंज इन रेशियो, एक पार्टनर के डेथ हो जाने के बाद कोई चेंज नहीं रेशियो में, किसके अकाउंट के थ्रू देते हैं, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। तो बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट प्रॉफिट शेयर इधर हो जाएगा, और अगर लॉस होगा तो आपका ये इधर हो जाएगा। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ आपके नंबर 4। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। और ये ड्राइंग ये आप नोट कर लीजिए, कभी कोई पार्टनर जैसे अपना अकाउंट से पैसा ड्रॉ भी कर सकता है। ठीक है, तो ड्राइंग ऑब्वियसली पता है पैसा जा रहा है तो वो आपके डेबिट साइड होगा, 2 ड्राइंग्स। ठीक है, तो फाइनली आपके यहाँ पे 4 आइटम आपको बस समराइज करके अच्छे से ध्यान में रखना। मैं फिर से आपको समराइज कर लेती हूँ। फर्स्ट, अब एंट्री में बार बार नहीं बोलूंगी, आप बस मैं आपको समराइज कर दे रही हूँ आइटम बोल के। ठीक है, फर्स्ट आपके देखिए नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल। ओके, नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल आपको कौन देगा, गेनिंग पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट और उसी में आपका गुडविल राइट ऑफ डेबिट साइड। सेकंड आपका रिजर्व मिलेगा और फिक्टिशियस एसेट आपका डेबिट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा तो पार्टनर को मिलेगा, रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो उसके कैपिटल अकाउंट से जाएगा। और फोर्थ आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर आपकी चेंज इन रेशियो नहीं है तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट देगा और अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड आ जाएगा। और इफ देयर इज चेंज इन रेशियो हुआ तो P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू आपको मिलेगा और अगर लॉस हुआ तो P&L सस्पेंस अकाउंट के थ्रू आपको वो डेबिट हो जाएगा। और ड्राइंग्स अगर इन केस आपको अगर वो पार्टनर कर रहे हैं तो ड्राइंग्स, ठीक है। चलिए तो ये आइटम अब देखिए, अगर आप रटोगे कि क्रेडिट साइड ये आइटम्स आते हैं, डेबिट साइड ये आइटम्स, तो पक्का मैं आपको लिख के दे देती हूँ, आप कोई ना कोई आइटम भूलोगे। और ऐसे जैसे मैंने आपको एडमिशन चैप्टर में भी, रिटायरमेंट चैप्टर में भी समझाया था आपको कि क्वेश्चन सॉल्व करने की फॉर्मेट क्या होते हैं। फर्स्ट रेशियो, सेकेंड आपकी नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल और गुडविल राइट ऑफ, थर्ड आपकी रिजर्व फिक्टिशियस एसेट, फोर्थ WCR IFR, इसका इसमें कोई काम नहीं है, एंड फिफ्थ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो यही देखिए, अब रेशियो का कोई काम नहीं है तो वो 4 आइटम्स, ठीक है। इसमें आपको पता है किसमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, जो मिलता है वो क्रेडिट होता है और जो उसको देना होता है वो डेबिट होता है। और न्यू जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है आपको कि डिसीज पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, तो मिलता है 2 तरीके से। अगर चेंज इन रेशियो अगर आपका हुआ है तो बाय गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर नहीं हुआ है तो P&L सस्पेंस अकाउंट। बस और क्या है, बस अब आइटम्स याद रखिए। आप मेरा बात मान लीजिए, अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुई, अगर आपकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन 100% परफेक्ट नहीं हुए तो आप मेरे कहना, फिर मैं किस लिए हूँ आपको, इसलिए आप मेरी बात मानिए। अगर आप मेरे स्ट्रैटेजी से पढ़ोगे बच्चों तो बिल्कुल बल्ले बल्ले करोगे, और अगर आप अपने तरीके से अगर रटोगे तो फिर मैं कोई गारंटी नहीं कह सकती हूँ, फिर आप बल्ले बल्ले करोगे कि हल्ले हल्ले करोगे देख लो आप, ठीक है। तो चलिए ऐसे ऑर्डर वाइज आपको याद रखना है। चलिए यहाँ तक आप समझ के, ठीक है, ऑर्डर वाइज रटना मना है। अब देखिए, ये इसके क्रेडिट बैलेंस आए के और ये इसके डेबिट बैलेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी क्रेडिट बैलेंस है 10 लाख यहाँ टोटल, ठीक है, 10 लाख हुए, और इधर आपके डेबिट बैलेंस हुए 7 लाख, ठीक है। तो बैलेंस कितने आएंगे बच्चों, 3 लाख। अब फिर आप बैक जाइए रिटायरिंग चैप्टर में, ठीक है। तो जो उसका पैसा आपको रिटायरिंग पार्टनर को देना होता है वो हम किसको ट्रांसफर, अगर इमीडिएटली पेमेंट कर देते हैं तो टू कैश और बैंक अकाउंट जो, और अगर अभी फर्म बोलते हैं नहीं अभी नहीं देंगे तो वो किस में ट्रांसफर करता है, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, ठीक है। तो उसी तरह डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट का भी जो अमाउंट ड्यू है, यहाँ पे 3 लाख ड्यू हो जाएगा आपको, तो वो किस में ट्रांसफर करेंगे, डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, ओके। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपको टू डिसीज्ड पार्टनर एक्सीक्यूटर अकाउंट, ये हो गया आपका 3 लाख बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो जैसे रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता था और फिर फर्म के लिए क्या हो जाता था, एक लाइबिलिटी, क्योंकि फर्म को पे करना है उस रिटायरिंग पार्टनर को, उसी तरह डिसीज पार्टनर कैपिटल में आपको जो डिसीज पार्टनर का अमाउंट देना है, ड्यू है, वो ट्रांसफर हो जाता है डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, और ये फर्म के लिए क्या बन जाता है, सेम एज लाइबिलिटी, क्योंकि उसको डिसीज पार्टनर को अब वो तो चला गया। तो एग्जीक्यूटर में बच्चों क्या होता है, अब पार्टनर के जाने के बाद जो उसके फैमिली के जो नॉमिनी होंगे, जो बेटा होंगे या उसकी वाइफ होगी, जो भी होंगे, ठीक है, जिसने डिसीज पार्टनर में जिसका भी नाम उसके अपने नॉमिनी में एग्जीक्यूटर में लिख रखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, और उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, और फिर सेम आगे आपकी ट्रीटमेंट वैसे ही होंगे जैसे रिटायरिंग में। चलिए तो पहले आपको ये समझ में आ गया, बस रटना बिल्कुल मना है, रटना प्लीज नहीं मेरे प्यारे बच्चों, रटोगे तो फंसोगे, समझोगे तो हंसोगे। समझ में आई मेरी बात, चलिए नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब बताइए, डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट क्या हो गया, फर्म के लिए एक लाइबिलिटी हो गया, क्योंकि अब फर्म को ये पैसा आपके डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को देना है। तो लाइबिलिटी बच्चों कौन सी आइटम होती है, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट। अब मैं आपको बताऊंगी जर्नल एंट्रीज की कैसे पास करनी है, फिर समझना है, रटना मना है। तो लाइबिलिटी क्या होती है, आपकी क्रेडिट आइटम होती है, तो हम क्या लिखेंगे, टू डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितने रुपीस की, 3 लाख, ओके। और कौन से अकाउंट आपके डेबिट हो रहे थे बच्चों इसमें, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डिसीज
पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख। ठीक है, तो डिसीज पार्टनर का जो अमाउंट ड्यू है उसके कैपिटल अकाउंट में जो 3 लाख आया था उसको ट्रांसफर कर दे रही है फर्म, कहाँ, उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में 3 लाख। अब बोलिए आपको जर्नल एंट्री रटना पड़ा बच्चों? नहीं ना, बस समझ जाओ, तो समझने से तो जर्नल एंट्री आपके माइंड में तुरंत ही स्ट्राइक कर जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये जर्नल एंट्री रटना नहीं है बच्चों, समझिए। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट फर्म के लिए एक लायबिलिटी हो जाती है और लायबिलिटी क्या क्रेडिट आइटम है। तो डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट आपके क्रेडिट हो गई 3 लाख से, और कौन से अकाउंट डेबिट होगी, क्योंकि उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख। ठीक है, तो कभी कभी बच्चों जर्नल एंट्री भी आ जाती है, इसलिए आपकी जर्नल एंट्री भी आप समझ के मैंने आपको समझा दिया। अब इसके आगे बच्चों क्या करेंगे, याद कीजिए। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट हो गए थे, फिर उससे उसका बनता था रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट, जो कि फर्म को लायबिलिटी हो जाती थी। फिर वो पे करता था आपको 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट में या हाफ ईयरली या क्वार्टरली, जैसा भी। तो जो आपको मैंने ट्रीटमेंट रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट का समझाया था बच्चों, सेम एज आपकी डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट की ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ी सी चेंजेस है। बस वो थोड़ी सी चेंजेस जो अभी मैं आपको समझाऊंगी उसको आप ध्यान से समझ लेना, और ऑलमोस्ट आपके सेम है। बट जो थोड़े से चेंजेस है उसको लाइटली मत लीजिएगा आप सब। वो थोड़ा सा चेंज अगर आप उसमें मिस्टेक कर दिए तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो उस थोड़े से चेंज को थोड़ा आप सीरियसली ले लीजिएगा। चलिए, पहले ये नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं आपके डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। चलिए बच्चों, कम ऑन, अब दिल थाम के बैठिए और ध्यान से सुनिए। तो हमने क्या एग्जाम्पल में पढ़ा था, 3 लाख देना था आपके डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को, इज टू बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, अब जैसे हमने रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट में किया था, सेम बिजनेस। देखिए 30 जून 2026 को 3 लाख उसका अमाउंट ड्यू है, तो 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो 3 लाख, तो 30 जून 26 से आपको 30 जून 27 और 30 जून 28, और 3 लाख को हमने डिवाइड किया 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो कितने आएंगे आपके प्रिंसिपल, 1.5 लाख, 1.5 लाख। ठीक है, ये याद आ गया आपको, सेम एज रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। ठीक है, अब इंटरेस्ट निकालते हैं, तो 3 लाख उसका था, तो 30 जून 27 तक, ठीक है, कितने, 1 साल हुए, तो 3 लाख का 10% आपका 30,000 है, तो पूरा इंस्टॉलमेंट हुआ आपका 1.5 लाख प्लस 30,000, दैट इज 1,80,000। समझ में आया? उसके बाद 30 जून 28, तो यहाँ आपको 30 जून 27 में, ठीक है, 3 लाख में 1.5 लाख आपका पेमेंट हो गया था, तो 1.5 लाख बचा है। अब 1.5 लाख पे आपका 10% पूरे साल के लिए कितना हुआ, 15,000, तो प्रिंसिपल 1.5 लाख प्लस 15,000, 1,65,000 आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो गया बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक सेम आपको एज अ रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। आई होप सो आपको याद आ गया होगा, और जो बच्चे, ऑब्वियसली सारे बच्चे अभी प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, क्योंकि डेथ के पहले था रिटायरमेंट चैप्टर, तो ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, या बहुत ने तो कर भी लिया होगा रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों एज सेम एज इट इज है, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, नहीं है? चलिए, अब मैं आगे बढ़ूं, अब एकदम सीरियस हो जाइए और ध्यान से पढ़िए। ठीक है, फोकस। अब मैंने आपको कहा था कि डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट सेम एज रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट है, बस एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट बहुत आपको सीरियस है। देखिए, मोस्टली क्या होते हैं, रिटायरिंग पार्टनर जो होते हैं वो रिटायर होते हैं मोस्टली आपके सेशन एंड में। ठीक है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने में। ठीक है, बट डेथ तो आपको नेचुरल है, वो तो कभी भी हो सकता है, वो तो हम प्लान नहीं कर सकते। मैंने आपको चैप्टर के बिगनिंग में ही कहा था कि रिटायरमेंट जो है पार्टनर प्लान कर लेता है कि हाँ, मुझे 31 मार्च आपके इस सेशन तक काम करना है, उसके बाद रिटायर करना है, वो हम प्लान कर सकते हैं। बट डेथ तो आपको प्लान नहीं कर सकते, वो नेचुरल है, तो पार्टनर का कभी भी डेथ हो सकता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में पार्टनर का डेथ हुआ 30 जून 2026। अब आपको याद होगा अकाउंट्स में आपने पढ़ा है कि फाइनेंशियल ईयर एंड कब होती है, 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। तो जब फाइनेंशियल ईयर एंड होती है आपकी 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर, ठीक है, तो कंपनी या फर्म की तो ये रूल होती है कि वो 31 मार्च को, हर ईयर के 31 मार्च को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करेगा। तो 31 मार्च तक जो भी आपकी फर्म के एक्सपेंसेस होते हैं, लाइबिलिटी, रेवेन्यू जो भी होते हैं, वो उसकी अकाउंटिंग तो करता है, वो तो उसको छोड़ नहीं सकता है ना। तो देखिए यही ट्विस्ट है। तो अब देखिए, जैसे इस पार्टनर की डेथ हुई है 30 जून 26, ठीक है, अब आपको आ रहा है यहाँ पे, देखिए ऐसे मैं लाइन कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे 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 यहाँ पे लिख रही हूँ 31 मार्च 2026,
27, ठीक है। तो आपके जब भी 31 मार्च आएंगे हर ईयर के आपके 31 मार्च में अपनी फर्म अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करती है, तो अभी भी करेगी, ठीक है। तो यहाँ तक जो उसके एक्सपेंसेस लायबिलिटी होते हैं उसके सारे के अकाउंटिंग करेगी। तो आपको क्या करना है कि 31 मार्च तक अब फर्म देखेगा कि मेरा एक डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट है, और वो क्या है, फर्म के लिए एक लाइबिलिटी है, उसको पैसा देना होता है। तो आप पैसा प्रिंसिपल भी देना पड़ता है जो हम लोग निकालते हैं, और इंटरेस्ट भी, ठीक है। तो उसको दोनों की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो जो इंटरेस्ट हमने यहाँ पूरे साल का निकाला है 3 लाख का 10% 30,000, तो वो फर्म क्या करेगा बच्चों, ध्यान से समझिए, दिल थाम के बैठिए और आराम से। तो 31 मार्च 27 को वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करता है। तो वो 31 मार्च तक 27 तक ही आपको इंटरेस्ट निकालेगा और उसकी अकाउंटिंग यहाँ पे करेगा, ठीक है। और उसके बाद ये 3 मंथ्स जो बचेगा उसकी अकाउंटिंग वो यहाँ पे करेगा। तो बस आपको क्या करना है, अब 30 जून से 31 मार्च आपके कितने मंथ्स हुए, 69 मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान से देखिए, 3 लाख का 10% 9/12, 9 मंथ्स का, और ये जो आपका यहाँ पे है 3 मंथ्स, ठीक है। और यहाँ पे जो हम 30 जून 27 को अकाउंटिंग करेंगे, यहाँ हम 3 मंथ्स का निकालेंगे, जो हम नॉर्मली ऐसे रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट में एक साथ निकाल देते हैं। बट यहाँ पे आपको डेथ है वो कभी भी हो सकती है, और फर्म के रूल है कि वो फिक्स है कि वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग क्लोज करेगा 31 मार्च तक। तो 31 मार्च की तक जो भी अकाउंटिंग एंट्री, जो भी लायबिलिटी एक्सपेंसेस है वो रिकॉर्ड करेगा। तो 31 मार्च 27 तक जो डेथ के पीरियड से, डेथ के डेट से 31 मार्च 27 तक जो भी इंटरेस्ट है वो अपनी अकाउंटिंग उसकी यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा। तो 31 मार्च 27 जो आपकी अब उसकी 30 जून 27 की उसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू आ रही है, यहाँ 3 मंथ्स है, तो यहाँ वो 3 मंथ्स का करेगा, ठीक है। तो यहाँ जो वो 3 मंथ्स का करेगा वो मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, ठीक है। 3 लाख का 10% 3/12, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए, 3 लाख का 10% 9/12 9 मंथ्स के लिए, और ये 3 लाख का 10% 3/12, ठीक है। अब आपके जो अमाउंट दिस प्लस दिस निकलेंगे वो आपकी इक्वल टू ये जो इंटरेस्ट आया है यहाँ पे आपका 30,000, सेम टोटल अमाउंट आपको इतना ही आएगा। बस क्या है हमें कि आपकी फर्म की ये रूल होती है कि वो अकाउंटिंग रूल होती है कि 31 मार्च को वो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करता है। तो उसको पहले 31 मार्च 27 को जो आपकी 9 मंथ्स की इंटरेस्ट की लायबिलिटी उसकी एंट्री करनी, और फिर 3 मंथ्स की आपकी उसकी अलग एंट्री करनी है। बस यही आपका ट्विस्ट है, बस आपको यही ध्यान रखना है। तो इसकी एंट्री अलग होगी और इसकी एंट्री आपकी अलग होगी, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 22,500, और ये आपका आ जाएगा 7,500। अब बच्चों अब आप ऐड करके देखिए, 22,500 आपके ये 9 मंथ्स का आया है, और 7,500 ये 3 मंथ्स का आया। तो दोनों को ऐड करेंगे, 22 7 29 30,000 ये आ रहा है। बस आपको क्या करना है, अकाउंटिंग एंट्री बस 31 मार्च को जो बुक्स की आपकी क्लोजिंग होती है उसमें आपको जितने भी मंथ्स के आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 31 जुलाई को डेथ करता तो फिर यहाँ पे आपको 8 मंथ्स आते, तो बस 31 मार्च की जो आपके है एंट्री आपको करनी है, बस यही है। तो अब इसके जब क्वेश्चन आएंगे आपके डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट का, ठीक है, तो वो करने से पहले, अकाउंट बनाने से पहले मैंने आपको यही समझाना है कि पहले आप कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कर लीजिए, फिर जैसे जैसे आप 1-2 क्वेश्चन करेंगे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर तो जब आप लेजर बनाएंगे आप उसमें ही कर लेंगे, ठीक है। और फर्स्ट टाइम में आप पहले अलग से सेपरेट कर लीजिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और फिर एक्सपर्ट होने के बाद आप लेजर में कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, उसी तरह अब यहाँ आगे भी आपको वही होगा, 30 जून 27 हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा आपको 31 मार्च 28, ठीक है। देखिए यहाँ पे आएगा आपको 31 मार्च 28, ठीक है। तो 30 जून 27 से 31 मार्च 28 फिर 9 मंथ्स आया, तो आपका यहाँ पे अब 1.5 लाख अमाउंट ड्यू है, तो 1.5 लाख ये 10% 9 मंथ्स का यहाँ पे इंटरेस्ट, और फिर यहाँ जो है आपका 31 मार्च 28 से 30 जून 28 आपका 3 मंथ्स 1.5 लाख का 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो सेम आपको टोटल मिला के 15,000 जो है आपको यहाँ पे
वही आएगा। बस इस क्वेश्चन बस डेथ में आपको ट्विस्ट क्या है कि 31 मार्च की आपकी अकाउंटिंग एंट्री इंटरेस्ट निकाल के करनी है। ठीक है, चलिए आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा जो इसमें न्यू ट्विस्ट पॉइंट है। चलिए नोट कर लीजिए अच्छे से, ये डायग्राम बना लीजिए और जैसे मैंने किया है ऐसे 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 कर लीजिए कि 31 मार्च आपके जो अकाउंटिंग एंट्री जो बुक्स अकाउंट्स क्लोज करते हैं उसमें ऐसे कर लीजिए कि आपको ध्यान रहे, और ये 3 मंथ्स। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए अच्छे से, आपको समझ में आ गई ना बच्चों? चलिए वेरी गुड। चलिए कम ऑन बच्चों, अब आपको मैंने कॉन्सेप्चुअली समझा दिया है कि कैसे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। अब देखना आपको एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर होगा आपके डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटिव अकाउंट। किस डेट को डेथ हुई थी आपकी? 30 जून 26। ठीक है, तो यहाँ डेट कॉलम में आप लिख दीजिए 30 जून 26। ठीक है, कहाँ से ट्रांसफर हुई थी बच्चों? बाय डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपीज। अब बस बच्चों डिसीज पार्टनर्स आपके एग्जीक्यूटिव अकाउंट आए तो बस मन में घंटी बजा देनी चाहिए कि 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना ही करना है। तो जिस भी डेट में आपकी डेथ हुई है तो बस आपको वहां से 31 मार्च आए तो आपको उसकी एंट्री करनी है। तो अब आप कैसे करोगे बच्चों, देखो अब 30 जून 26 मैंने आपको डायग्राम में समझाया था। अब आ गई आपकी 31 मार्च 27। ठीक है, हम बाय इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आपकी अमाउंट क्या होगी? 3 लाख की 10%। कितने मंथ्स के लिए बच्चों? मैंने कॉन्सेप्चुअली डायग्राम में भी समझाया था 30 जून से 31 मार्च 9 मंथ्स के लिए, जो कि आपको अमाउंट आया था 22,500। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बस हो गया। अब आपका यहाँ का इस ईयर का आपका अकाउंट्स यहाँ पे क्लोज कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट आपके जून पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हो गया आपका अमाउंट 3,22,500 और यहाँ पे इसे हम ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस CD। ठीक है, क्योंकि मार्च में तो आपको इंस्टॉलमेंट कब पे करना है? अभी आपकी 31 मार्च 27, इंस्टॉलमेंट कब पे करना है? जून में। हाँ, जून में फिर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी 31 मार्च 27 टू बैलेंस CD 3,22,500। ठीक है, 3,22,500 खत्म हो गई। चलिए अब हम लाते हैं इसको। अब अप्रैल स्टार्ट होती है आपकी न्यू अकाउंटिंग ईयर 1/4/27 बाय बैलेंस BD 3,22,500। पहले बच्चों मुझे बताइए यहाँ तक की आपकी एंट्री पोस्टिंग क्लियर है? आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, बस 30 जून को डेथ हुआ था तो 31 मार्च को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करते हैं, तो उस पीरियड तक का जो इंटरेस्ट है कैलकुलेट करके अकाउंट्स क्लोज करके टू बैलेंस CD कर दे। अब इंस्टॉलमेंट ड्यू कब है? 30 जून। तो अब 1 अप्रैल की बाय बैलेंस PD लिख दी। अब 30 जून को हमको इंस्टॉलमेंट पे करना है, तो अब 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक मैंने समझाया था 3 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और फिर 30 जून को आपको टू बैंक से आपको पेमेंट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ अब आपका आएगा 30 जून 27 बाय इंटरेस्ट 3 लाख का 10% 3/12 के लिए। ठीक है, 7,500 यहाँ हो गया। अब यहाँ पे हम पेमेंट करेंगे 30 जून को। 30 जून 27 आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू बैंक। तो इसमें क्या क्या होगा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1.5 लाख प्लस आपका 22,500 जो ये 9 मंथ्स का इंटरेस्ट है, प्लस 7,500 जो कि आपका 3 मंथ्स का इंटरेस्ट है।
तो टोटल आपका आ गया 1,80,000। ठीक है, और अब आप ऐसे रफ में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3 लाख का 10% आपका कितना आता है 30,000। तो ये दोनों इंटरेस्ट मिला के आपका 30,000 हो रहा है, तो आपका कैलकुलेशन सही है। तो टू बैंक आपका पेमेंट हो गया। अब उसके बाद देखेंगे कि आपका बैलेंस सीडी कितना बच रहा है आपको। ठीक है, ये हो गया 30 जून 27 को हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है। अब आगे बढ़ते जाइए। अब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना है आपको। ठीक है, कब करना है आपको 31 मार्च 27। ठीक है, अब देखिए, अब आती है आपकी 31 मार्च 27। ठीक है, तो आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया था 1.5 लाख का, उसका इंटरेस्ट। ठीक है, 30 जून को। अब 30 जून से नेक्स्ट ईयर तक 31 मार्च 27 अब 1.5 लाख अमाउंट ड्यू है, तो 1.5 लाख पे 10% का 9 मंथ्स। ठीक है, चलिए, तो ये आप मार्क कर लीजिए, ये दोनों फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के इंटरेस्ट है, और ये जो अभी मैं लिख रही हूँ ये आपके सेकेंड इंस्टॉलमेंट के हैं। तो ये हो जाएंगे 1.5 लाख का 10% इंटू 9/12। ठीक है, ये आ गया आपको 11,250। बस 31 मार्च आ जाएगा। अब आपको बुक्स में अकाउंट क्लोज करना है, क्योंकि अब 30 जून 27 आएगा तब आपको इंस्टॉलमेंट पे करना है। तो चलिए बच्चों, मैं ब्लैक से लिख दे रही हूँ, मेरी रेड की इंक ही खत्म हो गई। 31 मार्च 27 टू बैलेंस CD। ठीक है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,61,250। टोटल हुए आपके 3,41,250। चलिए बच्चों, तो यहाँ तक समझ में आ गया। बस मेरा यही कहना है कि जब आप डिसीज पार्ट में एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाइए तो बस थोड़ा ध्यान से बनाना है। बच्चे मोस्टली क्या करते हैं कि यही इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने में मिस्टेक कर लेते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, अब 31 मार्च 27 हो गया आपका खत्म। अब 31 तो इंस्टॉलमेंट आपको 30 जून 27 में पे कर दिया है। अब एक मिनट बच्चों, हाँ ये 31 मार्च 28 होगा। ओके ओके, सॉरी सॉरी, 31 मार्च 28। देखो यही मिस्टेक होती है बच्चों, ध्यान से नहीं करो, हल्का सा ध्यान इधर जाता है तो डेट लिखने में मिस्टेक हो गई। तो इसलिए बस यहाँ पे आपको डेट भी ध्यान से लिखना है और कैलकुलेशन भी। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। ठीक है, 2 मिनट रुकना चाहेंगे आप? चलिए पहले समझ चाहिए, कोई भी डाउट हो तो बच्चों प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, एकदम झिझकिए मत, डोंट हेजिटेट। अगर आप डाउट नहीं पूछोगे तो एक डाउट से आपके 2 डाउट बन जाएंगे, 5 डाउट बन जाएंगे, और एक डाउट अगर आप पूछ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ, बस माइंड में ही रखना है कि 31 मार्च एवरी ईयर मेरे को अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना है। ठीक है, और जब नेक्स्ट ईयर आता है तो एक बार आपके 30 जून 27, ठीक है, आपके प्रीवियस जो अमाउंट था इंस्टॉलमेंट उस पर आपको इंटरेस्ट है, और फिर नेक्स्ट पे भी आ जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ आपको न्यू ईयर स्टार्ट होता है 1/4/28 टू बैलेंस BD कितना आया 1,61,250। ठीक है बच्चों, अब हमें 3 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट निकालना है, और 1.5 लाख पे 30 जून 28 बाय इंटरेस्ट ये 1.5 लाख पे 10% इंटू 3/12। ठीक है, ये आ गया आपका 3750। ठीक है,
अब यहाँ पे आपका 30 जून 28 टू बैंक आप पेमेंट कर देंगे 1.5 लाख प्लस आपका इंटरेस्ट 11,250 प्लस 3750। ओके, तो ये आ गया आपका 1,65,000। ये आपका यहाँ भी टोटल 1,65,000। तो ये देखिए 11,250 प्लस 3750 15,000 आ रहा है बच्चों। और यही जो हमने आपने रफ में कैलकुलेट किया था, आपका जो सेकंड इंस्टॉलमेंट था उसका 15,000 ही आ रहा है। तो बस बच्चों आपको ध्यान क्या बस देना है कि बस इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय आपको बस ध्यान रखना है और डेट वाइज आपको ध्यान रखना है कि आपका कहीं मिस्टेक नहीं हो। बस ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको धीरे धीरे इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। बस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप एक बार में तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, बस प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिए। और अगर नोट करने के बाद भी बच्चों आपको कहीं भी डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है, प्लीज आस्क मी। आई एम टेलिंग यू वंस अगेन थ्राइस, जितनी बार भी बोल रहे हो प्लीज आस्क मी डाउट। अगर आप डाउट पूछोगे बच्चों तो मुझे खुशी होगी कि आप इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो। और अगर आप इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ रहे हो, बस पढ़ना है कैसे पढ़ लो बस, तो फिर आप एग्जाम में ये नहीं कर पाओगे। इसलिए ध्यान से पढ़िए, कोई डाउट हो तो पूछिए। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट के लिए एक मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ। अगर आपको ऐसे करने में इंटरेस्ट कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है तो आप पहले क्या कीजिए, रफ में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए डेट वाइज। ठीक है, कि आपको 31 मार्च 27 को इतनी होगी, फिर 30 जून 27 को इतनी होगी, फिर आगे जैसे भी। ठीक है, तो पहले आप रफ में कैलकुलेशन कर लीजिए इंटरेस्ट विथ डेट, क्योंकि यहाँ सब आपका क्या किसका खेल है बच्चों, डेट का खेल है। यही ट्विस्ट आपको दे दिया कि हर, ये तो ट्विस्ट क्या, ये रूल ही है आपका अकाउंट्स का कि आपको हर 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर आपका अकाउंट्स क्लोज होगा। तो बस यही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो बस आप रफ में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए विथ डेट कि आपको 31 मार्च की इतनी है, फिर आगे जो आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट आएगी, जैसे इसमें 30 जून 27 आई, 30 जून 28, तो विथ डेट आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अमाउंट करके पहले रफ में लिख लीजिए बच्चों, और उसके बाद फिर यहाँ पे पोस्टिंग फटाफट कर लीजिए, वो बेटर है। अगर यहाँ पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन करोगे तो आई थिंक सो मिस्टेक हो ही जाएगी। ठीक है, अगर आप एक्सपर्ट हो जाए तो वेल एंड गुड, बट अभी आप स्टार्ट ही कर रहे हो, आज मैंने पढ़ाया, आप घर पे करोगे क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस, तो बेटर है कि आप रफ में इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लीजिए विथ डेट। 31 मार्च की आपकी इतनी है और जिस डेट में आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, जैसे इसमें 30 जून में है आपको 30 जून 27, 30 जून 28, तो डेट वाइज आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके रफ में लिख लीजिए बच्चों, और उसके बाद यहाँ पे पोस्टिंग कर लीजिए, फिर कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो बेटर है कि हम पहले से सिक्योर हो, अपने को सिक्योर करके कैलकुलेशन इंटरेस्ट करके फिर यहाँ पे पोस्टिंग कर ले कि कोई मिस्टेक ना हो और ये आपका परफेक्ट हो जाए। ठीक है, चलिए, तो ये आप मेरी ट्रिक याद रखिएगा। चलिए बच्चों, अब आप खुश हो जाइए क्योंकि हम चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर के लास्ट टॉपिक पे आ गए, दैट इज आपके सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये होता क्या बच्चों सेक्शन 37? सेक्शन 37 जो है आपके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये एप्लीकेबल है बोथ आपके रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर दोनों में एप्लीकेबल है, बट आपको पढ़ाया गया, बुक ने दिया है ये कंटेंट आपको चैप्टर डेथ में। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, जैसे जो पार्टनर रिटायर कर जाता है या फिर डेथ कर जाता है, ठीक है, चलिए मैं आपको इस चैप्टर में है तो डेथ का ही एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। जो पार्टनर डेथ कर जाता है तो उसका जो अमाउंट ड्यू होता है, जैसे मैंने आपको इस एग्जाम्पल में 3 लाख अमाउंट ड्यू है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स क्या होते हैं, कभी तो आपको जैसे कि रिटायरमेंट में समझा था, कभी इमीडिएट पेमेंट दे देंगे उसके एग्जीक्यूटर को, लो भाई 3 लाख रुपए, ठीक है आप जाओ। और कभी क्या है, इंस्टॉलमेंट आपके कर देते हैं कि ठीक है आपके 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, जैसे इसमें आपको एग्जांपल में कराया था 1.5 लाख का। ठीक है, और कभी क्या होता है ना, रिमेनिंग पार्टनर्स जो कोई खरूस होते हैं ना, बोलते हैं अरे कौन देगा भाई, और उसको घुमाते रहते हैं। एग्जीक्यूटर जो है, अगर बेटा हो चाहे बेटी हो चाहे वाइफ हो, ठीक है, वो आपको आएंगे कि हाँ भाई मेरा इतना अमाउंट ड्यू है भाई, आप अपना दे दीजिए। ठीक है भाई, 1 वीक बाद आना, फिर वो 1 वीक बाद आएंगे, नहीं ठीक है 10 दिन बाद आना, ऐसे घुमाते जाएंगे इसे 3, 4, 5, 6 मंथ्स होते जाएंगे। ठीक है, अब भाई बंदा परेशान हो जाता है भाई, जो उसका नॉमिनी होता है, चाहे वो उसका बेटा हो चाहे बेटी हो चाहे वाइफ हो। तब फिर क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 37 ये पावर देती है उसके नॉमिनी को। ठीक है, वो पावर देती है उसके नॉमिनी को कि वो कुछ कर सकते हैं।
अगर कोई आपका अमाउंट ड्यू है और उसको पेंडिंग लटका के रखा है, अरे देंगे भाई देंगे देंगे, तो आप परेशान हो जाओगे। फिर आप सोचोगे मैं क्या करूं, मैं कैसे अपना अमाउंट दूं, आप परेशान हो जाएंगे। तो इसके लिए सेक्शन 37 आपको जो नॉमिनी है उसको पावर देता है कि आप ये कर सकते हैं। पर क्या कर सकते हैं भाई, अब ये तो मुझे बताना पड़ेगा। पूछो पूछो क्या कर सकते हैं। चलिए दिल थाम के बैठिए, पहले ये टॉपिक नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी सेक्शन 37 का पावर क्या है, ये क्या पावर देता है नॉमिनी को, और वो क्या कर सकते हैं जिससे रिमेनिंग पार्टनर्स को बोलना पड़ता है ठीक है भाई अपना अमाउंट ड्यू लीजिए और जाइए भाई चाहिए। अब दिल थाम के बैठिए, ये न्यू टॉपिक है आपके लिए सेक्शन 37, बट है बिल्कुल इजी। अब सेक्शन 37 क्या एम्पावर देता है आपके डेथ पार्टनर डिसीज पार्टनर के नॉमिनी को। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके 3 पार्टनर है, चुन्नू मुन्नू सुन्नू, ठीक है। इसमें सुन्नू की डेथ हो जाती है, चुन्नू का कैपिटल है 65,000, मुन्नू का 75,000 और सुन्नू जिसकी डेथ हुई है उसका 45,000, उसको 45,000 अमाउंट देना है। ये आपका ड्यू अमाउंट है। पूरे हिसाब किताब करने के बाद फाइनल अमाउंट जो आपको सुन्नू को देना है वो 45,000 है, और वो डाइड की है आपको 1 जुलाई 27 के लिए, ठीक है। अब क्या कर रही, जो रिमेनिंग पार्टनर्स चुन्नू एंड मुन्नू है उसके पेमेंट में डिले कर रहे, उसको बार बार भेज और 6 मंथ्स ऐसा करते रहे, ठीक है। अब क्या होता है, तो सेक्शन 37 आपके सुन्नू के नॉमिनी को क्या पावर देता है, या तो आप इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ऑन द अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर्स। तो डिसीज पार्टनर को जो अमाउंट ड्यू है 45,000, ठीक है। तो या तो आप 45,000 पे 6% पर एनम करके, कितने मंथ समझिए, आपको 6 मंथ्स डिले किया गया है तो 6 मंथ्स करके आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। या फिर profit share in the profit earned by the firm from the date of death till the number of months delayed। अब इस 6 months ने इस रिमेनिंग पार्टनर्स चुन्नू एंड मुन्नू ने डिले किया है, तो इस 6 months में जो चुन्नू और मुन्नू ने प्रॉफिट अर्न किया है उसमें जो डिसीज पार्टनर का शेयर होगा वो ले सकते हैं। तो इस दोनों में आपको जो भी हाई अमाउंट होगा वो आपका डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर या नॉमिनी ले सकता है, ठीक है। चलिए आपको एक बार मैंने समझा दिया और ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल के अमाउंट से आपको समझा देती हूँ। हाँ, दोनों में आपको जो भी अमाउंट, ऑब्वियसली एग्जीक्यूटर जो हायर अमाउंट होगा वही लेना चाहेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ कि आपको किस में हायर अमाउंट आता है। तो यहाँ समझ में आ गया आपको 2 ऑप्शन, या तो आप इंटरेस्ट ले लीजिए, हाँ ये 6% फिक्स है, ओके बच्चों ये 6% फिक्स है। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन पे फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में 6% फिक्स है ना, हाँ यहाँ भी इंटरेस्ट है 6% आपका फिक्स है। या फिर प्रॉफिट शेयर, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कैलकुलेशन करते हैं। चलिए कम ऑन बच्चों, सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट निकालना तो बच्चों इजी है। इंटरेस्ट आपका जो भी अमाउंट ड्यू था, कितना अमाउंट ड्यू था 45,000, 45,000 पे 6% आपका फिक्स है, और कितना मंथ्स डिले किया था इस एग्जाम्पल में 6 मंथ्स, 6/12, तो यहाँ पे आपका अमाउंट आएगा 1350, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो समझ में आ गया, जो भी अमाउंट ड्यू है आपके डिसीज पार्टनर का उसका 6% पर एनम इंटरेस्ट, और कितने मंथ्स डिले किया 6 मंथ्स इंटू 6/12, तो जो कि आपको आया 1350। क्लियर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अब सेकेंड ऑप्शन क्या था बच्चों, इस पे दिल थाम के बैठिए। मैंने क्या किया था, प्रॉफिट शेयर, ठीक है, ऑफ द डिसीज पार्टनर इन द प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टिल द आपका जितना मंथ्स डिले करे, जैसे यहाँ 6 मंथ्स डिले किया गया, तो ये प्रॉफिट जो रिमेनिंग पार्टनर्स चुन्नू और मुन्नू ने अर्न किया ड्यूरिंग 6 मंथ्स इज 50,000। तो बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, इस पे आप स्टार मार्क दे दीजिए अपने रजिस्टर में। क्या करते हैं ना, 50,000 जो आपके प्रॉफिट अर्न किए 6 मंथ, उसमें आपका सुन्नू का शेयर, जैसा अगर उसका शेयर है 2/7, ठीक है, 2/10 कर लेते, ठीक है, 2/10 कर लेंगे, 2 1 जा 2 5 जा, और यहाँ 5 निकाल देंगे, 10,000 उसका प्रॉफिट शेयर है, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। इसलिए आप अपने रजिस्टर पे इस पे स्टार मार्क दे दीजिए, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए इसमें क्रॉस मार्क कर दीजिए, ऐसे करके आप क्रॉस मार्क कर लीजिए तो आपको याद रहेगा कि नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसे नहीं करना। अब करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। प्रॉफिट शेयर आपका जो होगा 50,000 इनटू, ऊपर लिखेंगे अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग, अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर्स, ठीक है, कितना उसको देना था 45,000,
ठीक है, डिवाइडेड बाई, पहले मैं नंबर अमाउंट लिख दे रही हूँ फिर नीचे फॉर्मूला लिख दूंगी, ठीक है, क्योंकि आई होप सो आपको नंबर से ज्यादा पहले समझ में आएगा, ठीक है। तो अमाउंट जो आपको डिसीज पार्टनर को देना था वो ऊपर लिखेंगे और नीचे जो रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल है प्लस अमाउंट ड्यू टू आपके डिसीज पार्टनर्स। तो आपके कितने कितने अमाउंट थे, 65,000, चुन्नू के मुन्नू के 75,000 और प्लस यहाँ पे हो गया आपका 45,000, ठीक है। सो ये हो गया आपके 50,000 इंटू 45,000 बाई आपके 1,85,000। चलिए कौन बताएगा मुझे इसका आंसर कितना आ रहा है, 12,162। ओके, ठीक है, 12,162, ठीक है। चलिए अब इसकी फॉर्मूला मैं आपको लिखा दूं, पहले समझा देती हूँ। तो आपको इंटरेस्ट आया अमाउंट 1,350 बस, और प्रॉफिट शेयर कितना आ रहा है 12,162। तो अब जो सुन्नू के एग्जीक्यूटर है वो कौन ऑप्ट करेगा, इंटरेस्ट लेगा आपकी रिमेनिंग पार्टनर से कि आपके प्रॉफिट शेयर लेगा, ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट शेयर लेगा। तो क्वेश्चन क्या से आता है बच्चों की ऐसा जब हो कि आपकी रिमेनिंग पार्टनर्स आपके डिले कर रहे पेमेंट में, तो आपको सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए। तो आपने लिखो, आप कैलकुलेशन कर लेना है, उसके बाद लिखना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37, ठीक है, ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पूरा लिखना बच्चों। ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एस एग्जीक्यूटिव शुड ऑप्ट, यहाँ पे आप लिख देना दिस इज ऑप्शन 1 एंड दिस इज ऑप्शन 2। हाँ, फॉर्मूला भी लिख देना, फॉर्मूला लिखने से और आपको अच्छा प्रेजेंटेशन और इंटरेस्ट अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो एस एग्जीक्यूटिव शुड ऑप्ट फॉर ऑप्शन 2 दैट इज प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर बिकॉज ऑप्शन 2 अमाउंट इज मोर एज कंपेयर टू ऑप्शन 1। बस कैलकुलेशन करके आपको लास्ट में ये लिख देना है। हाँ, आपको पूरा लिखना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एस एग्जीक्यूटिव, जो एस डाइड किया ना, एस एग्जीक्यूटिव शुड ऑप्ट फॉर ऑप्शन 2 दैट इज प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर्स बिकॉज प्रॉफिट अमाउंट ऑफ ऑप्शन 2 इज मोर एज कंपेयर टू ऑप्शन 1। बस यही लिख देना आपको, ठीक है। चलिए अब इसका मैं आपको फॉर्मूला लिखा दे रही हूँ, ये आपने नोट कर लिया है, ये तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, ठीक है, इंटरेस्ट कर लिया ना आपने नोट। चलिए तो फॉर्मूला होगा आपका यहाँ पे प्रॉफिट शेयर जो भी होगा आपका, जैसे उसने 6 मंथ्स एग्जाम्पल है, मैंने कहा 6 मंथ्स डिले किया तो 6 मंथ्स का जो प्रॉफिट शेयर है इनटू ऊपर होगा अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर, जितना उसको अमाउंट देना है डिवाइडेड बाय रिमेनिंग जो पार्टनर है उनके कैपिटल, जैसे इसमें चुन्नू और मुन्नू के कैपिटल सुन्नू डाइड के प्लस अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर, ठीक है बच्चों, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो बस ये आप ध्यान से रखिएगा, मोस्टली बच्चे यही मिस्टेक करते, जो मैंने कहा था ना डिसीज पार्टनर का शेयर निकाल लेते हैं 2/10, वो आप क्रॉस कर लीजिए अपने कॉपी रजिस्टर में कि बिल्कुल रॉन्ग है, आपको ऐसे करना है। और ये भी बिल्कुल ईजी है, ऊपर क्या लिखना है, जो डिसीज पार्टनर का अमाउंट देना है, नीचे डिवाइडेड बाय रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल प्लस अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर, सो सिंपल, ठीक है। चलिए तो ये था बच्चों सेक्शन 37। आई थिंक सो सेक्शन 37 भी आपको पढ़ने में मजा आया होगा, इजी है, बस इंटरेस्ट कैलकुलेट करना और ये प्रॉफिट शेयर, बस प्रॉफिट शेयर करने को ध्यान देना है, और कोई इसका फॉर्मूला भी आपको हार्ड नहीं, बिल्कुल इजी, तो जो हायर अमाउंट होगा वो ऑप्ट करेगा, बिल्कुल इजी है। चलिए बच्चों, इस तरह हमारा चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर फिनिश हुआ। तो इसमें जो डेथ ऑफ पार्टनर में हमने न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं। फर्स्ट पढ़ा है हमने क्या, आपके प्रॉफिट या लॉस शेयर ऑफ आपके डिसीज पार्टनर, ठीक है। सेकेंड टॉपिक पढ़ा है आपने जो आज ही पढ़ा है हमने, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और उसके साथ साथ आपके डिसीज पार्टनर की एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा है आपके सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आई थिंक सो पूरा डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर ही आपको इजी लग रहा होगा, छोटा सा चैप्टर तो इजी था। कौन कौन बच्चे मेरे साथ बल्ले बल्ले कर रहे, जो कर रहे, चलिए आपके लिए तो मस्ती है, और मस्ती कोई चैप्टर्स तो मस्ती बड़ा होना ही चाहिए, राइट। चलिए
नोट कर लीजिए आप। सो मेरे प्यारे अकाउंट्स के यंगस्टर्स गैंगस्टर्स, नेक्स्ट क्लास हम करेंगे जो आज हमने टॉपिक किया डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के क्वेश्चंस। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मेरी मोटिवेशन बढ़ाता है। Thank you for watching my video. Bye bye. Keep shining, keep smiling.